Dear students, welcome to all of you. I am going to discussing the important topic amendment procedure of pro- provisions of Indian Constitution. It means amending process and can it amend fundamental rights as references of judicial decisions. अर्थात भारतीय संविधान के उपबंधों में संशोधन प्रक्रिया एवं क्या मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है इत्यादि प्रश्न इससे बनता है। तो आपको इस टॉपिक में इस चैप्टर संविधान संशोधन के टॉपिक में ये समझना है कि संशोधन प्रक्रिया कैसे होता है, क्या संशोधन प्रक्रिया पर एपेक्स कोर्ट के द्वारा चेक एंड बैलेंस भी किया जाता है। नाउ जैसा कि आप जानते हैं कि मानव समाज राज्य एवं देश की सोच एवं कार्य प्रणाली कालक्रम के अनुसार परिस्थिति बस परिवर्तन होते हैं, अर्थात समय के साथ साथ सभी चीज़ों में परिवर्तन लाजमी है। अतः हमारे देश के संविधान निर्मात्री सभा ने भी भारतीय संविधान में मध्यम मार्ग को स्थान दिया, अर्थात रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कठोर एवं नम्य का मिश्रण कर संविधान संशोधन करने का रास्ता बनाया। कहने का अर्थ है कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया अमेरिका के संशोधन प्रक्रिया जैसा कठोर नहीं है, बल्कि इंग्लैंड की संशोधन प्रक्रिया की तरह सरल भी नहीं है। ऐसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान के उपबंधों में संशोधन करने का अधिकार देता है, अर्थात संसद अपने संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान के किसी भी उपबंध का परिवर्तन या निरसन कर सकेगी। अनुच्छेद 368 के खंड 2 में यह उपबंधित है कि संविधान के सभी संशोधन विधेयक संसद के प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जाएगा। इस प्रकार संविधान संशोधन के दृष्टि से संविधान के विभिन्न उपबंधों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक भाग के लिए अलग अलग प्रक्रिया अपनाई गई है। यानी यहाँ भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया का 3 स्वरूप है, जिसमें पहला है सिंपल मेजॉरिटी साधारण बहुमत से। तो साधारण बहुमत से संशोधित होने वाला अनुच्छेद 4, 169 और 239A मुख्यतः आते हैं, अर्थात वैसे अनुच्छेद या उसके विभिन्न खंड या विधिक विषय होते हैं जिसका कोई विशेष संवैधानिक महत्व
नहीं होते, बल्कि उसका विधिक वैल्यू, लीगल वैल्यू होता है। इन विषयों में संशोधन करने के लिए उक्त विषय से संबंधित विधेयक संसद के किसी भी सदन में, अर्थात लोकसभा हो या राज्यसभा, किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जाते हैं। इसमें सदन के प्रक्रियाओं को क्रियान्वित कर, अर्थात किसी भी सदन में जब विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो विभिन्न प्रक्रियाओं को करते हुए एट लास्ट विधेयक पर बहस होता है और बहस के उपरांत उस विधेयक पर मतदान होता है। अर्थात ये सभी कार्य लोकसभा में स्पीकर के दिशा निर्देश में, राज्यसभा में चेयरमैन या उसके द्वारा या जो डिप्टी चेयरमैन है के दिशा निर्देश अथवा देख रेख में ये सभी प्रक्रियाएं क्रियान्वित की जाती है। प्रत्येक सदन के कुल सदस्य संख्या के बहुमत, अर्थात मोर देन 50% द्वारा यदि विधेयक को अनुमोदन कर दिया जाता है, तत्पश्चात उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है या भेजा जाएगा और ये संशोधन विधेयक राष्ट्रपति उसको यदि हस्ताक्षर कर देते हैं, इट मीन्स कि वह हस्ताक्षर उनको करना अनिवार्य है, बाध्य है, क्योंकि संविधान संशोधन से रिलेटेड कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के द्वारा लौटाया नहीं जाता, बल्कि उस पर अनुमोदन कर दिया जाता है, तो वह विधेयक साधारण बहुमत से संशोधित समझा जाएगा। साधारण विधेयक से उसे अमेंड या संशोधित समझा जाता है। दूसरी प्रक्रिया है विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी से। तो विशेष बहुमत से संशोधित होने वाला वैसे सभी अनुच्छेद के उपबंध एवं खंड होते हैं जो साधारण बहुमत एवं विशेष बहुमत के साथ आधा से अधिक राज्यों के समर्थन वाले प्रक्रिया के अलावे सभी उपबंध या अनुच्छेद के पाठों में संशोधन विशेष बहुमत से किया जाता है। माने कहने का अर्थ कि इस विशेष बहुमत की प्रक्रिया में जो साधारण बहुमत वाले सभी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, लेकिन बहुमत सदन के सदस्य संख्या के 2/3 मेजॉरिटी, 2/3 बहुमत, अर्थात सदन में उपस्थित कुल सदस्य संख्या के 2/3 मेजॉरिटी से दोनों सदनों से अनुमोदन होना आवश्यक है। तो यहाँ जब प्रत्येक सदन से, दोनों सदनों से ये विधेयक पास होता है, उसके बाद यह राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर या अनुमोदन होने के पश्चात ये संविधान संशोधन भी विशेष बहुमत से समझा जाता है। उसके बाद तीसरी प्रक्रिया है विशेष बहुमत तथा राज्यों के आधा से अधिक राज्यों के समर्थन द्वारा। तो ये तीसरी प्रक्रिया है, संविधान संशोधन की तीसरी प्रक्रिया है जो थोड़ा सा कठोर है। इस श्रेणी में ऐसे अनुच्छेद या उपबंध आते हैं जो संघीय ढांचे अर्थात फेडरल स्ट्रक्चर से संबंधित होते हैं और इन उपबंधों के संशोधन के लिए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस अपनाई जाती है। इसमें संशोधन के लिए संसद के प्रत्येक सदन के 2/3
सदस्यों, 2/3 सदस्यों के बहुमत तथा आधे से अधिक राज्यों के समर्थन की आवश्यकता पड़ती है। यदि संघीय ढांचे से या संघीय कार्यप्रणाली जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन जो आर्टिकल 54-55 हो, दूसरा संघ तथा राज्यों के कार्यपालिका शक्ति में विस्तार जो आर्टिकल 124, 147 या 214 to 231 या 241 आते हैं। तीसरा संघ तथा राज्यों के न्यायपालिका जो आर्टिकल 124, 147, 214, 231, 241 जो आते हैं। इसके साथ साथ संघ तथा राज्यों के जो कार्यपालिका शक्ति जो पहले मैं बताया है उसमें अनुच्छेद 73 है और आर्टिकल 162 से रिलेटेड विषय संशोधन के लिए इस प्रोसेस में आते हैं। फिर नेक्स्ट है संघ तथा राज्यों के लेजिस्लेचर पावर की शक्तियों के विस्तार से या वितरण से संबंध में, जिसमें आर्टिकल 245, 245 और 255 तक आते हैं। उसके अलावा संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व में बढ़ोतरी से संबंधित यदि कोई संशोधन विधेयक हो जो शेड्यूल 4 में अंतर्निहित है, वो भी इसी तीसरा विशेष बहुमत अथवा आधा से अधिक राज्यों के द्वारा समर्थन से संशोधन होता है। और अंतिम कि 7वीं अनुसूची के किसी भी सूची में या आर्टिकल 368 के उपबंधों में यदि संशोधन करना होता है तो भी इसी प्रक्रिया को अपनाई जाती है। अर्थात इसमें भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। जनरली सदन के की लोकसभा या राज्यसभा में उपरोक्त जो दोनों जो स्वरूप था उसकी प्रक्रिया को अपनाते हुए राज्यों से आधा से अधिक राज्यों से समर्थन लेना अनिवार्य है, तब वह संशोधन संभव हो पाएगा या संशोधन सफल कहा जाएगा। अब यहाँ आया कि उक्त प्रक्रिया को समझाने के पश्चात यह सवाल पैदा होता है कि राष्ट्रपति संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। तो इस पर कहा जा सकता है, जैसे आप जानते भी है कि साधारण विधेयक पर जो जनरल बिल होता है उस पर आर्टिकल 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार लौटा सकते हैं। किंतु आर्टिकल 368 के तहत संशोधन विधेयक पर वह अनुमोदन देने के लिए बाध्य है। इससे स्पष्ट होता है कि आर्टिकल 368 अपने आप में कंप्लीट नहीं है, पूर्ण नहीं है, और इसे पारित कराने में साधारण विधान प्रक्रिया के नियमों का सहारा लेना पड़ता है। क्योंकि जनरली सामान्यतः फेडरल प्रिंसिपल के मामले या अन्य प्रक्रिया इत्यादि में ऐसी प्रक्रियाएं अपनाई जाती है। अब आगे सवाल यह पैदा होता है, यह प्रश्न आता है कि क्या मूल अधिकारों के उपबंधन में संशोधन किया जा सकता है? तो यहाँ मूल अधिकार के उपबंधन में जैसे कि संविधान के पार्ट 3 में जो मौलिक अधिकार है उसमें संशोधन संसद के द्वारा किया जा सकता है। तो यह प्रश्न सर्वप्रथम उस समय उत्पन्न हुआ जब संविधान लागू होने के बाद प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 की वैधता की चुनौती देने के मामला सामने आया। अर्थात शंकरी प्रसाद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया जो 1951 में
सुप्रीम कोर्ट में आया, जो केस नंबर 458 था, में इस आधार पर चुनौती दी गई कि संशोधन संविधान के भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों को अतिक्रमण करता है, जो अनुच्छेद 13(2) द्वारा वर्जित है। अतः यह अवैध है, इलीगल है। इस पर उच्चतम न्यायालय द्वारा अभी निर्धारित किया गया, निर्णित किया गया कि संविधान संशोधन की शक्ति, जिसमें मूल अधिकार भी सम्मिलित है, अनुच्छेद 368 में निहित है, क्योंकि अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त विधि शब्द के अंतर्गत केवल वे विधियां आती है, वे लॉ आते हैं जो सामान्य विधायी शक्ति द्वारा बनाई जाती है, न कि संशोधन प्रक्रिया द्वारा। अतः अनुच्छेद 368 के अधीन पारित संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक है। इसी तरह फिर दूसरा एक मामला 1965 में सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य का है, ये सुप्रीम कोर्ट में है, जिसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनः विचारार्थ लाया गया, उच्चतम न्यायालय में पुनः विचारार्थ लाया गया कि 17वें संशोधन अधिनियम की वैधता को इसमें चुनौती दी गई। इस मामले में भी न्यायालय ने अपने पहले निर्णय शंकरी प्रसाद वाले मामले के निर्णय को दोहराया और कहा कि ऐसे तर्क के लिए संविधान में स्पष्ट प्रोविजंस का होना आवश्यक है, जो कि नहीं है। फिर इसके बाद तीसरा मामला आया, जो गोलकनाथ बनाम केस 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य से संबंधित है। यह 1967 में आया। इस मामले में भी मूल अधिकारों में जब संशोधन के प्रक्रिया को इसमें भी चैलेंज दिया गया, अर्थात गोलकनाथ बाद में उच्चतम न्यायालय ने पहले जो चैलेंज दिया गया उसमें कहा गया कि नहीं, संविधान को मौलिक अधिकारों के उपबंधों में छेड़छाड़ या संशोधन करने की अधिकार नहीं है। तो इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने पहले दोनों मामले में दिए गए निर्णय को पलटते हुए 6-5 के बहुमत से 6:5 यानी 11 जजेज का संविधान पीठ का गठन हुआ था, जिसमें 6:5 के बहुमत से यह न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि भारतीय संसद को भाग 3 में प्रदान मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति नहीं प्राप्त है। अर्थात पहले शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह वाले मामले के फैसलों को उलट दिया और कहा कि नहीं, पार्लियामेंट को यह अधिकार नहीं है कि मूल अधिकारों से रिलेटेड विषय पर संशोधन करे, क्योंकि संशोधन द्वारा निर्मित विधि अनुच्छेद 13 के अधीन विधि है और यह मूल अधिकारों को अतिक्रमण करती है। यदि संसद द्वारा जो आर्टिकल 368 का प्रयोग करते हुए यदि मूल अधिकारों से संबंधित विषयों में संशोधन होता है, तो यह अनुच्छेद 13 के अधीन जो विधि है उसमें जो मूल अधिकारों को बताया गया है उसको अतिक्रमण करते हैं, अतः उसे शून्य घोषित किया जा सकता है। अर्थात संविधान संशोधन की शक्ति
368 में न है, बल्कि 200 आर्टिकल 245, 246 और 248 में निहित है, जबकि अनुच्छेद 368 में सिर्फ प्रोसेस का उल्लेख है। अतः यह निर्णय ने सरकार को ऐसा निर्णय आया कि यह एक डिबेटिंग सब्जेक्ट उस समय होने बन गया। तो सरकार के सामने यह प्रश्न चिन्ह हुआ, सरकार को फिर से इस निर्णय के आलोक में कुछ न कुछ सोचने पर विवश किया, और अतः 1971 में भारतीय सरकार ने पार्लियामेंट में फिर एक संशोधन पास किया, अमेंडमेंट पास किया, जो 24वां संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है। और इस संशोधन की विधि मान्यता को यह संशोधन किया गया फिर कुछेक के द्वारा। इस 24वां संविधान संशोधन की विधि को की मान्यता को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई। अतः इस पर 13 जजों का खंडपीठ का निर्माण हुआ, जो कि केशवानंद भारती केस से जाना जाता है। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जो 1973 में का यह मामला है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 7:6 अर्थात 7:6 के बहुमत से अभी निर्धारित किया कि अनुच्छेद 368 के अधीन संसद को जो प्राप्त शक्ति है वह विस्तृत है, लेकिन नियंत्रित है, अनकंट्रोल नहीं है। अर्थात संसद संशोधन द्वारा संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर, मूलभूत ढांचों को नष्ट नहीं कर सकते। ने कहने का अर्थ कि इस फैसला ने गोरखनाथ मामलों की समीक्षा कर सरकार के पक्ष को भी रखा और संविधान की सर्वोच्चता को भी बनाए रखने का कोशिश किया। अर्थात यहाँ सरकार भी एक कल्याणकारी राज्य के तहत जो उसे जनता के कल्याण के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है वह संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह संसद की सर्वोच्चता के खिलाफ न्यायालय ने उस पर कहा कि संसद अनियंत्रित नहीं है बल्कि वह नियंत्रित है, उसका भी लिमिटेशन है, क्योंकि उसके द्वारा यदि इस तरह का कानून बना दिया जाए कि वह एक दलीय व्यवस्था हो जाए जो प्रजातंत्र के मूलभूत भावना के विपरीत हो जाए, तब तो यह प्रजातंत्र चलेगा नहीं। इसलिए संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखना अनिवार्य है और यह डिसीजन एक लकीर के फकीर के रूप में आज भी कायम है। ठीक है, इसके बाद मिनर्वा प्रेस का के जजमेंट आया 1980 में, 1977 में भी कुछ केसेज आए। जनता पार्टी सरकार में 42वां संविधान संशोधन इस केस के बिहाफ में भी हुआ। फिर बाद में 44वां संविधान संशोधन जनता पार्टी की सरकार में हुई। उसके बाद फिर कुछ केस के डिसीजन आया जिसमें न्यायालय ने बराबर संविधान के संरक्षण के लिए कार्य किया और चेक एंड बैलेंस का काम किया। तो इस तरह से मैं भारतीय संविधान के संशोधन प्रक्रिया के कुछ तथ्यों को समझाने का प्रयास किया। इसको और अधिक आप पुस्तकों में समझ सकते हैं और आगे फिर इसी से रिलेटेड या और भी कोई प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।